द डोअर, और एक है ऑब्जेक्ट जिसे हम कहते हैं बेरर, या इसे हम कहते हैं रिसीवर। इफ द सब्जेक्ट is performing an action, it is written in active voice. दूसरे, if the subject is receiving an action, it is written in passive voice. एग्जाम्पल देखें, जैसे मैं कहूँ she helps him, और जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो मैं कहता हूँ he is helped by her। अब ये हमारे पास जो सेंटेंस लिखा है, इसमें जो पहला जुमला है she helps him, वो उस लड़के की मदद करती है। इसके अंदर देखें मदद करने वाला कौन है, तो इसका मतलब है कि जो सब्जेक्ट है, जो डोअर है, वो एक डायरेक्ट फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर रहा है। दूसरा जो सेंटेंस है he is helped by her, अब यहाँ पर ही जो है वो इसकी मदद नहीं कर रहा, बल्कि ही जो है वो हेल्प रिसीव कर रहा है। तो अगर हमारे पास सब्जेक्ट जो है इस जुमले के अंदर देखें, ये हमारे पास एक रिसीवर है, यहाँ पर शी जो है ये हमारे पास एक डोअर है। तो अगर सब्जेक्ट डोअर है तो वो सेंटेंस हमारा कहलाता है एक्टिव वॉइस। अगर सब्जेक्ट हमारा रिसीवर है, बेरर है, तो वो हमारा सेंटेंस कहलाता है पैसिव वॉइस। अब एक चीज़ जो हमारे जहन में पैदा हो सकती है वो ये है कि इस जुमले के अंदर जब हमने इसको एक्टिव वॉइस के अंदर लिखा, तो यहाँ पर हमने लिखा है शी, और इस जगह पे हमने प्रोनाउन जो है वो यूज़ किया है हिम। जब इसी सेंटेंस को हमने कन्वर्ट किया है पैसिव में, तो ये हिम ही क्यों बन गया और शी जो है ये हर क्यों बन गया? ये ऐसा क्यों हुआ और कैसे हम इनके अंदर जो है वो चेंजेस कर सकते हैं, इसको समझने के लिए आपको जो है जो प्रोनाउन की डिग्रीज हैं या प्रोनाउन केसेस हैं उसका पता होना चाहिए। जी नोट कर लीजिएगा। मी, माइन, अवर, अस, आर्स बन जाता है। यो, यू, योर्स बन जाता है। हिज, हिम, और ये हिज बन जाएगा। हर, हर, हर्स बन जाएगा। इट्स, इट, इट्स, देयर, देम और देयर। ये हमारे पास प्रोनाउन है जो सेंटेंसेस के अंदर डिफरेंट केसेस के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब है कि अगर लेट्स से कि एक सेंटेंस है और उसके अंदर हम फर्स्ट पर्सन सिंगुलर यूज़ करना चाहते हैं। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर तो हमारे पास क्या है? आई। अगर वो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर जुमले के अंदर हम सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल करेंगे तो वो ऐसे लिखा होगा। अगर उसे हम पोजेसिव एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल करेंगे तो ऐसे लिखा होगा। अगर उसको ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल करेंगे तो ऐसे होगा। अगर उसको प्रोनाउन की जगह पर लिखेंगे पोजेसिव प्रोनाउन, तो वो हमारे पास ये शक्ल इख्तियार करेगा। लेट्स से कि देखें, जैसे मैं कहता हूँ आई राइट बुक्स। अब इसके अंदर मैं किताबें लिखता हूँ, इसमें किताबें लिखने वाला कौन है? जब हम फर्स्ट पर्सन की बात कर रहे हैं, ये डोयर है, इसका मतलब ये सब्जेक्ट है। तो फर्स्ट पर्सन की सब्जेक्टिव केस क्या होगी? क्या? ये वाले। अब मैं कहता हूं डू नॉट
टॉक टू मी, मुझसे बातें मत करो। इसमें बातें करने वाला कौन है हमें नहीं ना पता, लेकिन बातों का एक्शन होना किस पर है? अब इसका मतलब है कि यहां पर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर जो है, जो रिसीवर होगा, जो बिरर होगा, जब हम रिसीवर और बिरर लिखेंगे तो उसकी हम ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे, फिर ये आई नहीं आएगा, माई नहीं आएगा, ये आएगा मी। इसी तरह मैं कहूं दिस इज माई हाउस, ये मेरा घर है, मेरा पोजेशन को शो करने के लिए फर्स्ट पर्सन सिंगुलर यूज करें तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर की एडजेक्टिव की सूरत में जो पोजेशन आती है वो माई, क्योंकि ये हाउस इसके बाद जो नाउन जुड़ा हो उसको क्वालिफाई कर रहे, तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास बेसिकली एक पोजेसिव एडजेक्टिव है। दिस हाउस इज माइन, ये बेसिकली प्रोनाउन है, पोजेसिव प्रोनाउन है, पोजेशन भी शो कर रहा है और किसी नाउन की जगह, जो मैं हूं, जो मेरा नाम है, उसकी जगह इस्तेमाल किया गया है, तो हम कहेंगे कि इस जुमले में हमने इसको जो है वो पोजेसिव प्रोनाउन के, और चूंकि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है तो फिर इसकी ये वाली कंडीशन जो है वो आ जाएगी। तो अब आप अगर वो सेंटेंस दोबारा देखें, शी हेल्प्स हिम, तो अब जब हम किसी एक्टिव सेंटेंस को पैसिव के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है कि जो एक्टिव सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की जगह पर आ जाता है और जो एक्टिव का सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट की जगह पर चला जाता है। अब जब हमने इसको पैसिव के अंदर कन्वर्ट करना है तो इस जुमले में हमारे पास ऑब्जेक्ट तो ये है हिम, अब ऑब्जेक्ट को जब हम सब्जेक्ट की जगह पर लिखेंगे तो हिम की सब्जेक्टिव केस क्या होनी चाहिए? ही, तो ये आ जाएगा ही। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि ये हमारे पास वर्ब जो है वो चूंकि हमने सिंपल यूज़ किया है प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो आपको याद है वो चार्ट भी आपको पिछले दिनों बना के दिया था जिसके अंदर पैसिव वो सारे लिखे हुए, दोबारा नहीं करवाऊंगा। तो उसमें हमने क्या करना है, इज लगाना है और आगे हेल्प की हमने थर्ड फॉर्म यूज़ कर देनी है और बाय। अब ये हमारे पास यहाँ पर एक्टिव में शी सब्जेक्ट है, जब शी जो है ऑब्जेक्ट की जगह पर चले जाएगी तो शी की ऑब्जेक्टिव केस क्या होती है? हर, तो ये आ जाएगा हर। तो इस सेंटेंस के अंदर जो प्रोनाउन चेंज हुए हैं वो क्यों हुए हैं? क्योंकि जो प्रोनाउन सब्जेक्ट के तौर पर आएगा वो ऐसे लिखा जाएगा, जो प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के तौर पर आएगा उसकी फिर कंडीशन ये होगी। तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के अंदर आपने जो प्रोनाउन चेंजेस हैं जब सब्जेक्ट के तौर पर लेके आएंगे तो कैसे चेंज होना है, ऑब्जेक्ट के तौर पर कैसे। अब आगे चलते हैं, इसको इरेज कर दूं भाई। अच्छा ठीक है, ठीक है, आप नोट कर रही थी। अच्छा चलो सॉरी, इसमें देख लीजिएगा। ऑलराइट क्लास, अब है कि मैं आपको सारे जो टेंसेस हैं वो डिटेल के अंदर नहीं करवाने जा रहा, इसलिए क्योंकि वो आपके पास ग्राफ है सामने मौजूद है, आपको पता है कि हमने कौन कौन से वर्ब फॉर्म जो है वो यूज़ करने हैं। तो सिर्फ एक दो की प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं एक्टिव वॉइस के अंदर, पैसिव वॉइस के अंदर, वो आपको थोड़ा समझा दूंगा। चले हम अगर स्टार्ट करें प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो जी जी वो आगे एंड पे बताऊंगा जी, मुझे पता है, लेकिन वो आपको आज थोड़ा डिफरेंट तरीके से एक और चीज़ भी समझाऊंगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर अगर आ जाए तो हम एस या फिर एस का इस्तेमाल करते हैं, और अगर हम इसको नेगेटिव बनाना चाहें तो डू या फिर डज नॉट का इस्तेमाल करते हैं। अगर इसको इंट्रोगेटिव बनाना चाहें तो इसी तरह डू और डज जो है वो जुमले में सबसे पहले आ जाता है। ये तरीकाकार है प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक्टिव सेंटेंसेस का। जब हमने इसको पैसिव के अंदर करना है तो क्या करना होता है, हमने इसके अंदर हम जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं वो क्या, इज, आर या एम, और साथ में जो है वो हम वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वो इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, मैं कहता हूं ही ईट्स फूड, फुल स्टॉप। अब ये आपके सामने एक सेंटेंस है, इसके अंदर देखें हमने वर्ब की जो है वो फर्स्ट फॉर्म यूज़ की है, थर्ड पर्सन सिंगुलर यूज़ किया है, इस वजह से यहाँ पर एस या ई एस का इजाफा हमने करना है। अब ये इसके अंदर ये जो हमारा सब्जेक्ट है ये एक डायरेक्ट एक्शन जो है वो परफॉर्म कर रहा है, और इसके बाद एक ऑब्जेक्ट भी जो इसका रिसीवर है, बिरर है, वो भी मौजूद है। अब ये तो है प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर एक डेक्लेरेटिव सेंटेंस।
जब हमने इसको अब कन्वर्ट करना है पैसिव के अंदर, तो क्या करेंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये इस जगह पर चला जाएगा और ये सब्जेक्ट जो है वो इस जगह। अब ये तो है कोई थर्ड पर्सन नेम है, तो क्या ये चेंज होगा या नहीं होगा? बताएं, नहीं होगा ना। तो सबसे पहले हम लिखेंगे फूड। अब हमने देखना है कि अब हम क्या करें। हमने जो हेल्पिंग वर्ब अब लगानी है वो हमने डू या डज नहीं लगाना, या हम ये लगाएंगे या ये। अब ये फूड हमारा जो है ये सिंगुलर है, तो इसके साथ फिर हम क्या करेंगे, इज आ जाएगा, फूड इज। अब हमने आगे क्या करना है कि वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है, थर्ड फॉर्म, ईटन बाय। अब देखिए ही है तो ही की ऑब्जेक्टिव केस क्या बन जाएगी, हिम बन जाएगी। इसी तरह देखें, शी डज नॉट ईट एप्पल्स। ये हमारे पास दूसरा सेंटेंस आ गया जो एक नेगेटिव है। अब इसको जब हमने कन्वर्ट करना है पैसिव में, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है। तो हम ऑब्जेक्ट को पहले ले आएंगे, ये क्या आ जाएगा, एप्पल्स। अब एप्पल्स तो है प्लूरल, तो जो हमने अब जो हेल्पिंग वर्ब लगाना है पैसिव में से, वो हम प्लूरल वाला लगाएंगे। तो क्या आ जाएगा, एप्पल्स आर, उसके बाद नॉट, फिर आगे जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी ईटन बाय। तो शी की आगे हम ऑब्जेक्टिव केस लगा दें बाय, ये फुल स्टॉप हो जाए। अच्छा जी, आगे चलते हैं। Does he cook food? क्वेश्चन स्टेटमेंट। अब ये हमारे पास बिल्कुल आपने सही बताया, ये हमारे पास एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब जब हमने इसको पैसिव वॉइस के अंदर कन्वर्ट करना है, तो ये याद रखें कि एक्टिव पैसिव में जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो चेंज नहीं होता। अगर क्वेश्चन स्टेटमेंट है तो वो क्वेश्चन स्टेटमेंट के अंदर ही लिखी जाएगी, लेकिन हेल्पिंग वर्ब वगैरह जो है वो अकॉर्डिंग टू द रूल्स जो है वो चेंज हो जाएंगे। अब पैसिव वॉइस के अंदर तो हम इज, आर, एम यूज़ करते हैं, एक्टिव के अंदर हम डू या डज इस्तेमाल करते हैं। तो अब हमने यहाँ पर इज लगाना है, आर लगाना है, एम लगाना है, ये हम देखेंगे इस अपने ऑब्जेक्ट के मुताबिक। अब ये तो है सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होना चाहिए, इज। तो फिर डज की जगह इसको कन्वर्ट करते हैं हम, क्या कहेंगे, इज। उसके बाद ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है ये यहाँ पर आ जाएगा, इज फूड। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, शाबाश, अब हमारे पास जो वर्ब है उसकी हमने थर्ड फॉर्म लगा देनी। तो यहां पर वर्ब क्या है, कुक जी, बाय, आगे ही की ऑब्जेक्टिव केस हिम, और एंड पे क्वेश्चन मार्क भी आएगा। ये समटाइम्स पेपर के अंदर ऐसा भी करते हैं कि एक सेंटेंस ग्रामेटिकली बिल्कुल ठीक लिखा होगा, अगर वो क्वेश्चन स्टेटमेंट है तो एंड पे क्वेश्चन मार्क उन्होंने नहीं लगाया होगा, तो बच्चे जो है वो जल्दी से पढ़ते हैं, कहते हैं हाँ ये तो रूल ठीक है, उसे क्लिक कर देते। तो आपने ये देखना है कि इसके अंदर वो ऑर्डर चेंज नहीं हुआ, वो क्वेश्चन स्टेटमेंट ही रहेगी, तो लिहाजा इसके एंड पे भी हमारे पास क्वेश्चन। अब ये तो एक ये तरीका है। दूसरा है why do they eat so much food? क्वेश्चन स्टेटमेंट। अब ये हमारे पास एक सेंटेंस आ गया। अब ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन ये एक ऐसा इंट्रोगेटिव है जो किसी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हुआ है। जब हमने इसका पैसिव करना है तो फिर क्या होगा, बताएं भाई। शाब बिल्कुल जी, नहीं वो तो हु के साथ होगा ना। अब ये मेरा बेटा याद रखें जी, मेरा बेटा याद रखें कि ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो किसी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं, वो वर्ड वैसे का वैसा उसी जगह पर ही रहता है, माँ सिवाय हु के। जो हु है उसको हम बाय हुम में कन्वर्ट कर देते हैं, अदरवाइज जो क्वेश्चन वर्ड वो चेंज नहीं होता। तो अगर ये वाई लिखा है, जब हमने इसका पैसिव बनाना है तो ये इसी जगह जुमले में सबसे पहले वाई आएगा। अब देखें एक्टिव में तो हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है, डू है, लेकिन पैसिव में हेल्पिंग वर्ब इसका डू नहीं आता, वो तो या इज आएगा या आर आएगा या एम आएगा। अब हमने देखना है कि हमारे पास यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, अगर वो सिंगुलर है, प्लूरल है, जो भी है,
तो हम यहाँ पर चूंकि ये सिंगुलर है तो हम यहाँ पर y इज सो मच फूड। अब आगे हम क्या करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे कि नहीं, बाय, तो दे की जो है वो हमारे पास ऑब्जेक्टिव केस आ जाएगा और एंड पे उसी तरह हमारे पास क्वेश्चन मार्क भी आ जाएगा जी। तो ये पॉजिटिव को कैसे चेंज करना है, नेगेटिव को कैसे चेंज करना है और इंट्रोगेटिव की दोनों सूरतें कैसे चेंज होती हैं, बिल्कुल यही क्राइटेरिया है कंटिन्यूस टेंस का भी। कि अगर कंटिन्यूस में आप मुझे ज़रा अगर गाइड करें कि अगर हमारे पास लेट्स से कि प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो उसका एक्टिव हम कैसे बनाते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब इज आर एम यूज़ करते हैं और साथ में हम जो है वो एक पार्टिसिपल यूज़ कर लेते हैं आईएनजी। अगर हमने कंटिन्यूस टेंस का, प्रेजेंट कंटिन्यूस का पैसिव बनाना है तो हम क्या करते हैं, इज आर एम यूज़ करते हैं और साथ में हम जो है वो बीइंग लगा देते हैं और साथ में हम जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। ये तरीका है। एक सेंटेंस में आपको लिखवाता हूँ, अगर आपने करेक्ट कर लिया फिर ये टेंसेस को छोड़ के आगे हम चलेंगे कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर कैसे चेंज लाई जा सकती है, ऑप्टेटिव के अंदर कैसे चेंज लाई जा सकती है। ज़रा लिखिए एक सेंटेंस, He kept me waiting. He kept me waiting. फुल स्टॉप। ये सेंटेंस है जी आपके सामने। अब आपने इसका पैसिव बनाना है। पहले तो देखें कि इसके अंदर, तो मैंने कब कहा, अब इसके अंदर पहले तो देखें कि वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज हुई है, सेकंड फॉर्म। इसका मतलब है कि ये जुमला जो है पास्ट इंडेफिनेट का है। तो पास्ट इंडेफिनेट, वो जो आपको मैंने चार्ट बना के दिया था उसमें आप याद रखें कि पास्ट इंडेफिनेट एक्टिव में हम क्या करते हैं, सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। लेकिन जब उसको पैसिव के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, वाज वर्ब लगाते हैं और साथ में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो अब इसके अंदर देखें कि इसको कैसे चेंज करेंगे। ही केप्ट मी वेटिंग, उसने किसको रखा, एक्शन किस पर बेयर हो रहा है, मी पर। तो मी को जब आप सब्जेक्ट के तौर पर लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, आई। तो ये सबसे पहले आ जाएगा आई। अब आई के साथ वाज आना है कि वार आना है, अच्छा, आई वॉज बताएं जी, आई वॉज बींग, क्यों जी, ये पास्ट इंडेफिनेट के अंदर, पास्ट इंडेफिनेट के अंदर बींग कहां से आता है भाई, आई वॉज केप्ट, क्योंकि आगे थर्ड फॉर्म कीप, केप्ट, केप्ट, आई वॉज केप्ट वेटिंग, आगे किसने, बाय, तो ही है ना, हाँ जी बिल्कुल सही, आई वॉज केप्ट वेटिंग बाय हिम। चले एक और सेंटेंस लिखे जरा, वी प्रोहिबिट स्मोकिंग, वी प्रोहिबिट स्मोकिंग, फुल स्टॉप। तो जल्दी से पहले ये डिफाइन कर लें कि ये टेंस कौन सा है, शाबाश, प्रेजेंट का कौन सा, इंडेफिनेट। तो अब आप इसको जरा कन्वर्ट करने हैं ना पैसिव के अंदर, तो क्या होगा, स्मोकिंग, स्मोकिंग, स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड बाय अस। बीइंग कैसे आ गए, हर चीज में बीइंग नहीं आ सकता बेटा। अगर इंडेफिनेट है तो उसके अंदर बीइंग तो नहीं लगा सकते, हाँ वो असल में उसी चक्कर में है। अच्छा चलें एक और सेंटेंस लिखें, Why should you suspect me? Suspect, S-U-S-P-E-C-T. Why should you suspect me? नहीं बेटा नहीं, Why should you suspect मी। तो अब देखिए ये क्वेश्चन वर्ड है वाई, तो जब हमने पैसिव के अंदर कन्वर्ट करना है तो ये तो वैसे का वैसे ही रह जाएगा। तो सबसे पहले तो लिखेंगे वाई। अब ये जो शुड है इसने तो चेंज नहीं होना, ये तो वैसे, तो वाई शुड, अब मी का सब्जेक्ट क्या बनेगा,
तो वाई शुड आई, अब ये बेसिकली सब्जंक्टिव मोड है, इसके अंदर बी आएगा, वाई शुड आई बी। लास्ट में पढ़े नहीं थे सब्जंक्टिव मोड? किस किस को याद है जब हमने वर्ब के मोड पढ़े थे, मैनर पढ़े थे, तो उसके अंदर हमने प्रेजेंट सब्जंक्टिव मोड नहीं पढ़ा था जिसके अंदर हम बी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वाई शुड आई बी सस्पेक्टेड। चले एक और सेंटेंस लिखें। Did everyone love him? Did everyone love him? Question mark. Did everyone love him? Question mark. इसको जरा जब हमने पैसिव के अंदर कन्वर्ट करना तो कैसे करेंगे? पहले तो डिफाइन करें ये टेंस कौन सा है? पास्ट इंडेफिनेट। शाबाश। तो पास्ट इंडेफिनेट जी, हाँ हाँ, आप मैं पास्ट इंडेफिनेट के अंदर कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे? या वाज या वर। तो इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट क्या है? ही है। तो ही के साथ तो फिर हमने वॉज लगाना है ना, तो डिड की जगह पर क्या आ जाएगा? वॉज। तो फिर उसके बाद हिम की सब्जेक्टिव केस लगाएंगे, वॉज ही लव्ड बाय एवरीवन, और एंड पे क्वेश्चन मार्क भी लगाएंगे। चले एक और सेंटेंस लिखें। नहीं, लव्ड बिल्कुल ऑफ कोर्स, वॉज ही लव्ड, क्योंकि हमने थर्ड फॉर्म लगानी है ना। चले एक और सेंटेंस लिखें। ऑल हिज फ्रेंड्स laughed at him. All his friends laughed at him. ये कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनेट है। तो फिर आपको पता है वाज वर्ग हमने लगाना है, तो इसको कैसे आप कन्वर्ट करेंगे पैसिव के अंदर? शाबाश बेटा, वर्ग कैसे आएगा? ही के साथ। तो फिर ही वॉज लाफ्ड, हाँ लाफ्ड एट, बिल्कुल सही। He was laughed at by all his friends. हाँ, वो preposition laugh के साथ हमेशा preposition at आती है ना। नहीं, was ही सेंटेंस तो हमारा सिंपल है ना, तो वो पैसिव तो नहीं, उसके क्वेश्चन स्टेटमेंट तो नहीं कर सकते। अगर क्वेश्चन स्टेटमेंट होगा तो फिर ही, अगर हो जाए वाज ही लाफ्ड बाय एवरीवन, तो फिर ये क्वेश्चन स्टेटमेंट है, तो इसको कन्वर्ट करते हो। ही वाज लाफ्ड एट बाय ऑल ऑफ हिज फ्रेंड्स। कैसे? कौन सी प्रेपोजिशन? हाँ, तो लाफ्ड के साथ हमेशा जो है वो एट आता है, ये आएगा, ये इसके साथ फिक्स है, ठीक है। और वो वैसे भी बेसिकली फ्रेज के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, कनेक्ट कर रहा है। चले एक और सेंटेंस लिखें। पीपल विल सून फॉरगेट इट। पीपल विल सून फॉरगेट इट। पहले तो ये डिफाइन करें कि ये टेंस कौन सा है? फ्यूचर इंडेफिनेट। तो फ्यूचर इंडेफिनेट के जब पैसिव के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं? विल बी या शैल बी लगाते हैं और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो इसको पैसिव कैसे हम कन्वर्ट करेंगे? हमारा देखें ऑब्जेक्ट क्या है इसके अंदर? इट है, तो ये जुमले में सबसे पहले आ जाएगा। तो इट के साथ हम विल लगाएंगे, शैल लगाएंगे, ऑफ कोर्स विल लगाएंगे। तो इट विल बी, आगे फॉरगेट की फॉर्म लगा देंगे थर्ड, तो क्या हो जाएगा? इट विल बी फॉरगॉटन बाय क्या है? पीपल। अच्छा, सून भी है, तो ये फिर होगा इट विल सून बी फॉरगॉटन। ये जो है वो बेसिकली एडवर्ब बीच में आ जाए, इट विल सून बी फॉरगॉटन बाय पीपल। एक लास्ट सेंटेंस बस लिख लें। We shall hear his voice no more. We shall hear his voice no more.
अब इसके अंदर देखें ना, ऑब्जेक्ट क्या है, हिज वॉइस, तो ये पहले आ जाएगा। तो हिज वॉइस, तो वॉइस के साथ हम विल लगा लेंगे, आगे बी लगा देंगे। हिज वॉइस विल बी, तो हियर की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, हर्ड। तो हिज वॉइस विल बी हर्ड नो मोर। तो आगे सब्जेक्ट क्या है, वही, तो बाय अस। एक और सेंटेंस लिख, आई न्यू हिम, ये तो बहुत ही आसान है। आई न्यू हिम, शाबाश। पास्ट इंडेफिनेट है तो वाज वर आएगा साथ में, तो ही वॉज नॉन बाय। ओके, चले जी, यहाँ तक तो आपको एक्सरसाइजेज वगैरह भी मिल जाएंगी, इसके ऊपर प्रैक्टिस भी करें। आपको आइडिया हो गया कि टेंसेस के अंदर हमने कैसी चेंज लानी है। आगे आ जाते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर। वो भी ऐसे ही होते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस एक ऐसा सेंटेंस है जिसके अंदर कोई सब्जेक्ट नहीं होगा। जब ऐसा कोई सेंटेंस आ जाए तो उसको आपने पैसिव के अंदर कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल देखें, ओपन द डोर। अब इसके, शाबाश, इसके अंदर जो है वो दरवाज़ा खोलने वाला कौन है, हमें नहीं पता। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस को पैसिव के अंदर कन्वर्ट करने का जो तरीका है वो होता है कि इसके अंदर हम लेट और बी का इस्तेमाल करते हैं और साथ में हम जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो इस सेंटेंस को जब हम पैसिव के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट, उसके बाद ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है जो सब्जेक्ट की जगह पर आना है वो लिखेंगे लेट द डोर, उसके बाद बी, और उसके बाद हमारी जो है वो वर्ब की थर्ड। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा कि सबसे पहले लेट, उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हम बी लिखेंगे, और उसके बाद जो है वो हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देंगे। इसी तरह एक और सेंटेंस देखें, मैं कहूं डू इट, जी मुझसे पूछ लें, शाबाश, बिल्कुल सही। तो इसको जब हमने कन्वर्ट करना, फॉर्मूला आपके पास है। सबसे पहले आपने क्या लिखना है, लेट, उसके बाद आपने ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है जिसको हमने सब्जेक्ट की जगह पर लिखना है, इट आ जाएगा, लेट इट, उसके बाद बी लगाएंगे, उसके बाद डू की हम थर्ड फॉर्म लगा देंगे, लेट इट बी डन। चले एक सेंटेंस और कर लेते हैं, जो एक ऐसा सेंटेंस जो इंपेरेटिव भी है और नेगेटिव भी है। जैसा इन्होंने कहा, डू नॉट मूव, डू नॉट मूव, डू नॉट मूव। अब जब आपने इसको पैसिव में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, डू नॉट मूव। अब देखें, ये एक ऐसा सेंटेंस है जिसके अंदर ऑब्जेक्ट भी नहीं है हमारे पास कि किस चीज़ को, तो उसके अंदर हम एक इम्प्लाइड ऑब्जेक्ट अपने तरफ से बना लेते हैं, लेट्स से कि इट, जिसके अंदर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट ना हो। तो फॉर्मूला हमारा यही रहेगा, लेट इट, लेकिन जो नेगेटिव होंगे उसके अंदर, जैसे हमने यहां पर तो लिखा ना बी, तो उसमें क्या हो जाता है, नॉट बी, लेट इट नॉट बी, आगे मूव की जो है वो हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते। तो अगर एक ऐसा सेंटेंस जो इंपेरेटिव भी हो, नेगेटिव भी हो, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, नॉट बी का इस्तेमाल जो है वो कर लेते हैं। तो अगर आपके पास कोई इंपेरेटिव सेंटेंस लिखा होगा और पैसिव की नीचे जो ऑप्शंस दी होंगी, फॉर्मूला आपके सामने होना चाहिए, लेट आएगा, सब्जेक्ट आएगा, बी आएगा, और साथ में जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही होगी। जी, तो अब लेट दीज मैंगोज नॉट बी ईटन, इसमें क्या मुश्किल है, वही तरीका कर दो, वही है, चेंज तो नहीं होगा। सबसे पहले लेट आ जाएगा, एक्शन किस पर परफॉर्म हो रहा है, मैंगोज के ऊपर, दीज मैंगोज, उसके बाद जो है वो फिर बी आ जाएगा, और आगे जो है वो आप उसको नॉट, अगर नॉट है तो नॉट आ जाएगा, नॉट बी ईटन। अच्छा जी, एक तो ये तरीकाकार हो गया कि अगर हमारे पास कोई इंपेरेटिव सेंटेंस आ जाए
तो उसको जो है वो हमने कैसे चेंज करना है। आगे चलते हैं कि अगर हमारे पास लेट से कोई ऑप्टेटिव सेंटेंस आ जाए तो उसको हम कैसे चेंज करेंगे। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? जिसके अंदर, अब ये बेसिकली है, देखिएगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस, इसके अंदर हम बात करने लगे हैं प्रेयर की। इसे हम कहते हैं यूज ऑफ मे इन द बिगिनिंग। अगर कोई ऐसा जुमला जिसके शुरू में मे आ जाए तो ज़ाहिर वो दुआ दी जा रही होगी, तो उसको जब हमने कन्वर्ट करना है पैसिव के अंदर तो वो कैसे करेंगे। एग्जाम्पल देखें, मे यू रन ए सक्सेसफुल बिजनेस। अब जब हमने इसको कन्वर्ट करना है तो इसका तरीकाकार क्या है कि ये मे आपका उसी जगह पर ही खड़ा रहेगा। तो सबसे पहले आ जाएगा मे, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो लगाएंगे, मे अ सक्सेसफुल बिजनेस। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम यूज करते हैं बी, और उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। बाय और यू की ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही रहेगी। तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है कि मे प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म। बिल्कुल उसी तरह जैसे लेट का फॉर्मूला नहीं बना, लेट सब्जेक्ट बी और साथ में आगे जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर एक ऑप्टेटिव सेंटेंस आ जाए जिसके अंदर मे जो है वो जुमले के शुरू में है तो उसका फॉर्मूला ये बन जाएगा, लेट की जगह यहाँ पर हमने जो है वो मे लगा देना। इसमें कोई मुश्किल तो नहीं है। चले एक सेंटेंस लिखें फिर ज़रा, मे गॉड हेल्प यू, मे गॉड हेल्प यू, और एंड पे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन भी आ जाएगा, मे गॉड हेल्प यू। शाबाश। देखें ये हमारे पास सेंटेंस है ना, तो हमने सबसे पहले मे लगा देना। तो मे गॉड हेल्प यू, इसके अंदर हेल्प कौन रिसीव कर रहा है, यू, तो इसकी सब्जेक्टिव केस भी यू, मे यू, और उसके बाद हमने फॉर्मूला में देखना क्या लगाना, बी, आगे हमने क्या करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, और एक्टिव में हेल्प करने वाला गॉड है, मे यू बी हेल्प बाय गॉड, और एंड पे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन भी आएगा। तो ऐसे सेंटेंसेस जिनके शुरू में मे आए उनको जब आपने पैसिव के अंदर कन्वर्ट करना है तो वो कैसे किया जा सकता है, ये आपने सीख लिया। नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद आगे देखें, जैसे जो हमारे पास मॉडल वर्ब हैं, जो मॉडल वर्ब्स हैं उनका हम जो है वो इस्तेमाल कैसे कैसे कर सकते हैं। जैसे हमारे पास कैन आ जाए, कुड आ जाए, मे आ जाए, माइट आ जाए, वुड आ जाए, हाँ जी हाँ जी मॉडल वर्ब्स हैं ये, शुड आ जाए, मस्ट आ जाए, ऑट टू आ जाए। अगर ये मॉडल वर्ब जुमले के अंदर आ जाएं तो इनका पैसिव जो है वो कैसे बनाया जाता है, उसका फॉर्मूला जो है वो हम बना लेते हैं। पैसिव का फॉर्मूला कि वो कैसे बनेगा कि जुमले में सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हम अपना हेल्पिंग वर्ब यानी कि जो ये हमारे पास मॉडल वर्ब है वो लिखेंगे, उसके बाद हम बी लिखेंगे, और उसके बाद जो है वो हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। बहुत ही आसान। अगर कोई मॉडल वर्ब आ जाए तो उसको पैसिव पहले हम अपना सब्जेक्ट लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब ये जो कैन है, कुड है, मे है, माइट है, वुड है, जो भी है ये लिखेंगे, उसके बाद बी लिखेंगे और आगे जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। एक एग्जांपल लिखें, जैसे शी कैन डू इट, शी कैन डू इट। अब इसके अंदर देखें हमने कैन का यूज़ कर लिया है। अब जब हमने इसका पैसिव बनाना है तो देखें ये इट जो है वो ज़ाहिर सबसे पहले आ जाना है। तो सबसे पहले इट,
और इसमें हमने मॉडल वर्ब यूज़ किया कि कैन, ये वैसे का आ गया। उसके बाद बी, उसमें डू की थर्ड फॉर्म इट कैन बी डन, और आगे फिर हमारे पास बाय हर, इट कैन बी डन बाय हर। तो जो भी मॉडल वर्ब आएगा वो वुड आएगा तो वुड के साथ आके बी, और वर्ब की तरफ शुड है तो उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी। माइट आएगा तो माइट के साथ, हाँ वो उसने सेम रहना है। आगे तरीकाकार ये है कि हमने बी लगा के आगे उनके साथ जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी। एक सेंटेंस लिखें जरा, दे कुड विन द प्राइज, दे कुड विन द प्राइज, दे कुड win the prize, शाबाश, the prize could be won by, बहुत ही आसान। You should help the poor, you should help the poor, इसका जरा पैसिव बनाएं। यू शुड हेल्प द पुअर, तो आप क्या बना रहे हो, द पुअर, शाबाश, देखो ना द पुअर लिखा, उसके बाद ये शुड है तो शुड आ गया, उसके बाद बी आ गया, और उसके बाद हेल्प, द पुअर शुड बी हेल्प्ड बाय यू। अच्छा एक सेंटेंस लिखे, हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर, हेल्प मतलब हेल्प द पुअर, और आखिर पे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन भी आ जाएगा। इसका पैसिव कैसे बनेगा, और बेटा ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस है जिसके अंदर एडवाइस है, तो इंपेरेटिव में हम क्या, हेल्प द पुअर, ये सेंटेंस है हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करो, मदद करने वाला कौन है, इसके अंदर कोई सब्जेक्ट है, तो जब सब्जेक्ट नहीं है तो इट मीन्स कि ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। इंपेरेटिव सेंटेंस का अभी तो हमने पढ़ा कि उसके अंदर हम लेट और बी का इस्तेमाल करते हैं, तो सबसे पहले लिखेंगे लेट, फिर अपना जो ऑब्जेक्ट है उठाकर लेंगे लेट द पुअर, आगे क्या आ जाएगा बी, और आगे क्या हेल्प की थर्ड फॉर्म, लेट द पुअर बी हेल्प, और एंड पे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन अगर लगा हुआ तो वो भी आप लगा देंगे, लेट द पुअर बी हेल्प। एक और सेंटेंस लिखें, We must respect the elders, we must respect the elders, बेटा शाबाश, the elders must be respected by us। अब नेक्स्ट आपने मुझे बताना है, ठीक है, लिखो सेंटेंस, यू ऑट टू स्पीक द ट्रूथ, यू ऑट टू स्पीक द ट्रूथ। अब कोई ना बोले, यू ऑट, ये नहीं लिखा हुआ, ये देखें, यू ऑट टू स्पीक द ट्रूथ, इसका पैसिव बनाए जी, हाँ जी पहले लिख लो, द ट्रूथ, समझ आ गई, तो टू किधर गया, जो ऑट के साथ टू लगाया बोलने लगा, द ट्रूथ ऑट टू बी स्पोकन बाय यू। ठीक है, चलें शाबाश, गुड हो गया। अब आपको ये भी पता चल गया कि अगर हमारे पास जुमले में कोई मॉडल वर्ब आ जाए और उसका आपने पैसिव बनाना हो तो कितना ही आसान है। ये फार्मूला कम से कम आप अपने पास ज़रूर नोट करें ताकि आपको याद रहे कि ये फार्मूला होता है कि कहाँ पर हमने सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब बी और साथ में हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी। चलें नेक्स्ट चलते हैं जी, एक और यूजेज। नेक्स्ट है जैसे कि मे हैव, कैन हैव, कुड हैव, माइट हैव भी आते हैं, इनका पैसिव कैसे बनाया जा सकता है? तो यूज ऑफ कुड हैव, मे हैव, माइट हैव, शुड हैव
वुड हैव, कैन हैव, एटसेट्रा, ऑट टू हैव, इन सब का ought to have अगर ये इस्तेमाल हो जाएं तो इनका फॉर्मूला क्या है, इनको हम पैसिव के अंदर कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसका हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है वो सब्जेक्ट आ जाता है, उसके बाद हमारे पास जो ऑक्सिलरी वर्ब है, ऑक्सिलरी मतलब जैसे कुड है, मे है, माइट है, शुड है, जो भी ये वर्ब आ जाएगा। उसके बाद क्या आएगा, हैव बीन, और उसके बाद जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। सब्जेक्ट आगे हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब जो भी कैन, कुड, माइट, मे जो भी आएगा वो लिखेंगे। उसके बाद फिर हम हैव के साथ क्या जोड़ते हैं, बीन का इजाफा करते हैं, और साथ में आगे जो है वो हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। एक सेंटेंस लिखें, दे मे हैव, दे may have run a business. They may have run a business. They have been run by them. तो अब बिजनेस सबसे पहले हमने ये अपना सब्जेक्ट लिख लिया, उसके बाद हमने अपना ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पर जो मे है ये लिख लिया, उसके बाद हैव के साथ हमने क्या लगाना है, बीन। तो अब बिजनेस में हैव बीन, आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म यहां पर रन ही रहेगा, बाय देम। अब बिजनेस में हैव बीन रन बाय देम। तो अगर यहां पर कैन हैव होता तो ये कैन हैव हो जाता, आगे बीन रहना था। कुड होता तो कुड रहना, माइट होता तो माइट रहना था। इसमें कोई मुश्किल तो नहीं लग रही, ये तो आसान है कि जो ऑक्सिलरी वर्ब होगा वो, और साथ में बस हैव के साथ हमने बीन का इजाफा करना है, और आगे हमने जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी। एक सेंटेंस इसका और कर लें, जाहिर है वो तो है भी रहेगा ना इसके साथ। आई शुड नॉट हैव साइडेड, आई शुड नॉट हैव साइडेड बाय यू। हाँ जी, तरफदारी करना, साइडेड। आई शुड नॉट हैव साइडेड बाय यू, मुझे तुम्हारी तरफदारी नहीं करनी चाहिए थी। बाय यू, शाबाश, आप सही बना रहे हैं। तो यू ही रहेगा, तो यू सबसे पहले लिख लें, उसके बाद शुड लिख लें, फिर हैव लिख लें, फिर बीन लिख लें, तो साइडेड भी साइडेड रहेगा। यू शुड नॉट हैव बीन साइडेड बाय, अब आई की ऑब्जेक्टिव केस क्या बन जाएगी, नहीं बन जाएगी। हाँ, और बाकी तो कोई चेंज नहीं हुई, सिर्फ हमने यहाँ पर प्रोनाउन की केसेस इस्तेमाल की। ऑलराइट, अब आपको जी इस तरह के भी सेंटेंसेस आते हैं, ये भी पता चल गया। चले आगे चलते हैं। एक और चीज़ का रूल जो कि है, जैसे इज़ टू, एम टू, आर टू, वॉज टू, वर टू, ये भी इस तरह भी सेंटेंसेस बने होते हैं। उनका पैसिव जो है वो हम कैसे बनाते हैं। इज टू, वॉज टू, एम टू, वर टू, इसी तरह इसके अंदर हैज, हैव, हैड, विल, शैल, गोइंग और अबाउट प्लस इनका टू, हैज टू, हैव टू, विल टू, शैल टू, गोइंग टू, अबाउट टू। अगर इस तरह से कोई एक्टिव सेंटेंस बना हो तो उसको जब आपने हाँ आर टू भी होगा ना भाई, क्यों नहीं होगा, सारे ही होंगे इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब, सारे होंगे बेटा। अच्छा, इसकी एक एग्जांपल करते हैं। चलो पहले इसका ना फॉर्मूला बना लें, इसका फॉर्मूला कैसे बनना है। तो सबसे पहले तो हमारे पास देखिए सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद हमने अपना हेल्पिंग वर्ब लगाना है, उसके बाद हमने लगाना है टू, और उसके साथ हमने लगाना है बी, और उसके बाद जो है वो हमने अपनी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी है। जैसे पीछे हैव के साथ बीन लगाया था, यहाँ पर टू के साथ आएगा बी, और आगे जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। सब्जेक्ट
आगे हेल्पिंग वर्ब चाहे इज़ है, चाहे आर है, चाहे एम है, जो कुछ भी है, उसके बाद टू और उसके बाद बी और आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक सेंटेंस लिखें, ही इज टू टेक टी, ही इज टू टेक टी, ही इज टू टेक टी। ये कल हमने नहीं पढ़ा था B2, याद है ना कल वाले B2 प्लस, जिसमें मैंने कहा था कि जो ऑफिशियल प्लान, तो ये बेसिकली प्लान जो आपने पहले कि वो चाय पीने लगा है, प्लान हो चुका है। शाबाश, बिल्कुल सही, वेरी गुड। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले ये जो टी है जिसको हमने सब्जेक्ट के तौर पर लिखना है, ये आ जाएगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इसके अंदर क्या है, इज, उसके बाद टू लिखेंगे, उसके बाद बी लिखेंगे, टेक की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, टी इज टू बी टेकन बाय, ही की ऑब्जेक्टिव केस यहां पर बन जाएगी हिम, टी इज टू बी टेकन बाय। तो अगर M2 होगा, R2 होगा, विल 2 होगा, कोई परेशानी तो नहीं होगी। अब पता चल गया कि इसका फॉर्मूला क्या है, कैसे हमने करना है, बहुत ही आसान है। एक्टिव पैसिव के हवाले से कि क्या क्या चेंजेस आती हैं, टेंसेस हमने बीच में स्किप किए हैं क्योंकि वो आपको आइडिया हो गया है कि वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है। जो एक्सेप्शंस हैं वो मैंने आपको बता दी। अब एक चीज़ जो आपके जहन में क्वेश्चन पैदा हो सकता है वो ये है कि कौन से ऐसे सेंटेंसेस हैं जिनका पैसिव वॉइस नहीं बनता और कौन से ऐसे सेंटेंसेस हैं जिनका हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं। ये चीज़ बेसिकली डिपेंड करती है फंक्शन ऑफ वर्ब के ऊपर कि उस जुमले के अंदर हमारा जो वर्ब है उसकी प्लेस और उसका फंक्शन क्या है। अंग्रेज़ी ज़ुबान के अंदर जो वर्ब है वो जुमले में 7 तरह से फंक्शन कर सकता है या उसकी 7 तरह से उसकी पोजीशन जो है वो सेंटेंस के अंदर बन सकती है। उनमें कौन सी पोजीशन है जिसमें अगर उस पोजीशन में वर्ब मौजूद है तो उसका पैसिव बनेगा, अगर उसमें नहीं है तो उसका पैसिव नहीं बन सकता, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। और फिर उसकी जो है, अब टाइम वी आर ऑलमोस्ट डन, टाइम जो है वो ज़्यादा हो जाएगा इसको डिस्कस करते हुए, लेकिन चलें देखें। नहीं, इसको ख़त्म करना है। सबसे पहले है हमारे पास एक ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर हमारे पास सब्जेक्ट और सिर्फ वर्ब मौजूद होता है। इसे हम कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। नो पैसिव, ऐसे वर्ब का पैसिव नहीं बनता। जो दूसरा है उसके अंदर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस, जी मैं आपको इन तमाम रूल्स की एक एक एग्जांपल्स करवाऊंगा ताकि आपको आइडिया हो जाए। ये सी मानी है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट बेसिकली एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है। जी एडजेक्टिव हो सकता है, एडवर्ब हो सकता है, बिल्कुल आपकी बात सही है, कोई फ्रेज हो सकती है। इंट्रांजिटिव वर्ब अब कह सकते हैं, लेकिन कॉम्प्लीमेंट बेसिकली होता है कि अगर वर्ब के साथ एक ऐसी एडेड इंफॉर्मेशन है, एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है जो उस वर्ब का एक्शन बियर नहीं कर रही, रिसीव नहीं कर रही, लेकिन हमें उसके बारे में मज़ीद कुछ बता रही है। तो इंट्रांजिटिव वर्ब के अंदर जो है वो बेसिकली हमारे पास आगे कोई इंफॉर्मेशन होती नहीं है। अभी मैं आपको बताता हूँ एग्जांपल तो आपको आइडिया हो जाएगा। ये बेसिकली एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन या जुमले की जो सेंस है उसको क्लियर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अब ये देखें कि ये एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें वर्ब के फ़ौरन बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। तो अगर वर्ब के फ़ौरन बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ना हो, मतलब डायरेक्ट से मतलब आगे एक और सेंटेंस देखेंगे उसके अंदर डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों होते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है, तो इसका भी पैसिव जो है नहीं बनता। तीसरा जो इसके अंदर है वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसे हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब जो ट्रांजिट कर रहा है, एक ऐसा वर्ब जिसके साथ कोई ऑब्जेक्ट भी जुड़ा हुआ है, जो उस फंक्शन को रिसीव कर रहा है, उसके ऊपर ये फंक्शन हो रहा है,
इसका पैसिव जो है वो बन जाता है। चौथे नंबर पे हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है। चौथे नंबर पे है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। एक ऐसा सेंटेंस जिसमें हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं। इन दो ऑब्जेक्ट में एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ज़रूरी नहीं है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले भी आ सकता है और बाद में भी आ सकता है, लेकिन चूंकि वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट मौजूद है तो लिहाजा इस तरह की कंडीशन का भी पैसिव बन जाता है, क्योंकि वर्ब के बाद उसके साथ एक डायरेक्ट जो है वो वर्ब जुड़ा हुआ है, ऑब्जेक्ट जुड़ा हुआ है, तो इसका भी हम पैसिव जो है वो बना लेते हैं। पांचवें नंबर पे है एक हमारे पास सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। इसे कहते हैं ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ये जो पहले ना ये होता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। एक ऐसा सेंटेंस जिसमें हमारे पास पहले सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट के बाद कॉम्प्लीमेंट है, लेकिन चूंकि इस जुमले में वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट मौजूद है तो इसका भी पैसिव जो है वो बन सकता है। छठे नंबर पे एक हमारे पास जो तरीका है वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडजंक्ट। ये बेसिकली हमारे पास कोई एडवर्ब या एडवर्ब फ्रेज होती है। इसका मतलब होता है एक्स्ट्रा, जो उस जुमले के अंदर अगर ना भी मौजूद हो तो फिर भी वो सेंटेंस जो है वो कंप्लीट होता है, उसे अपनी सेंस कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं होती। ये सिर्फ एक एक्स्ट्रा चीज़ जो है वो उसके अंदर हमने ऐड की हुई है, एडजंक्ट। अगर एक ऐसा हमारे पास स्ट्रक्चर हो तो देखें वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है तो इसका भी पैसिव जो है वो फिर नहीं बन सकता, नहीं बनेगा ना, क्योंकि वर्ब के बाद देखिए ऑब्जेक्ट ही नहीं है। मैं साइड पर होता हूँ, ये ज़रा एक दफ़ा मैं सारे लिख लूँ। सातवें नंबर पर हमारे पास है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस एडजंक्ट। एक ऐसा जुमला जिसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है, वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट है और कॉम्प्लीमेंट के बाद कोई एक एडिड इंफॉर्मेशन, कोई साथ हमने एक्स्ट्रा चीज़ डाली हुई है। चूंकि वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है तो इसका भी फिर पैसिव नहीं बन सकता। तो ये 7 तरीके होते हैं जिसके अंदर जो है वो अपना वर्ब कोई पोजीशन प्लेस शो करता है जुमले के अंदर। कब हम पैसिव बना सकते हैं और कब नहीं बना सकते, ये आपने लिख लिया। अब हम इन सब की इसी ऑर्डर वाइज मैं आपको एक एक एग्जांपल करवाता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। लिखें ज़रा, पहली एग्जांपल लिखें, इसी तरह नंबर दे लें 1 2 3 4 5 6 7 ताकि आपको आइडिया हो। पहला सेंटेंस है शी लाफ्स, बेटा जल्दी कर लें ज़रा, शी लाफ्स LAUGS फुल स्टॉप। अब इसके अंदर देखें हमारे पास एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है, एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है और इसके बाद कुछ नहीं है, तो लिहाजा इसका पैसिव नहीं बन सकता। दूसरी लिखें, तो उसके अंदर इम्प्लाइड है ना। हाँ, इसके अंदर यहाँ पर ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है। हम जब हमारे पास ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है तो फिर हम जो है वो उसका पैसिव बना ही नहीं सकते। बेटा मेरी बात तो सुन लो, देखो नहीं ऐसा ना करें। जो उसका क्वेश्चन है, सब्जेक्ट अगर हमारे पास नहीं है ना तो उसका तरीकाकार है कि हम पैसिव बनाते हुए लेट का इस्तेमाल कर लेते हैं। हमने यहाँ पर यू तो नहीं लगाया, हमने लेट का इस्तेमाल किया। ये ज़ुबान ने हमें एक समझे फ्रीडम दे दी, लेकिन ज़ुबान हमें कहती है कि अगर जुमले के अंदर ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है, रिसीवर मौजूद नहीं है, तो उसका आप पैसिव बना ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि फिर आप ऑब्जेक्ट की जगह लिखोगे क्या? लिख नहीं सकते कुछ। चले दूसरी एग्जांपल लिखें। दूसरा क्या है हमारे पास? सब्जेक्ट वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट। दूसरा सेंटेंस लिखें, शी लाफ्ड या शी लाफ्ड, जो भी। दूसरा सेंटेंस लिखें, ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल। अब इसके अंदर देखें जो हमारा वर्ब है
उसके बाद जो टू स्कूल है वो बेसिकली उस एक्शन को रिसीव नहीं कर रहा, उसको बियर नहीं कर रहा, वो एक इंडिपेंडेंट एक्शन हो रहा है। टू स्कूल जो है वो बेसिकली ही के बारे में हमें बताता है, कॉम्प्लीमेंट, एक एडिड इंफॉर्मेशन, एक सेंस। अगर मैं कहूँ ही गोज, जैसा भी हमने कहा, जैसे शी लाफ्ड, इसकी सेंस तो है, लेकिन अगर हम कहें कि सही मानों में एक पूरी प्रॉपर सेंस वो कन्वे नहीं कर रहा। इसी तरह ही गोज, ये भी एक प्रॉपर, वो जाता है, भाई कहाँ जाता है, कब जाता है, ये एक सेंस कन्वे नहीं कर रहा। लेकिन जब इसके साथ हमने टू स्कूल लगा दिया तो वो बेसिकली हमें बताता है कि ये जो ही जो है ये क्या है, ये स्कूल, और ये से हम कहते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, जो सब्जेक्ट के बारे में एक सेंस क्रिएट करता है, एक एडिड इंफॉर्मेशन हमें बताता है कि ये करता क्या है। तो ये एक ऑब्जेक्ट, ये गोज का ऑब्जेक्ट नहीं है, ये ही के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये एक कॉम्प्लीमेंट है। तो जब इसके बाद इसका मतलब है कि कोई ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है तो फिर इसका भी आप जो है वो पैसिव नहीं बना सकते। तीसरी लिखें, तीसरी कौन सी है? सब्जेक्ट। ये तो सिंपल, आपको पता चल गया, जितने भी हमने सेंटेंसेस लिखे हैं तो उनके बाद ऑब्जेक्ट है तो उनका हमने पैसिव बनाया। लेकिन चले यहाँ पर आप एग्जांपल लिख लें। तीसरे नंबर पर, आई बॉट ए बुक। आई बॉट BOUGHT, खरीदना, अ बुक। अब यहाँ पर देखें हमारे पास जो है एक वर्ब मौजूद है, और वो वर्ब जो है वो किस चीज़ पर परफॉर्म हो रहा है, किस लिए हो रहा है, वो भी हमें पता है। तो हम कहेंगे कि ये इसके बाद चूँकि एक ऑब्जेक्ट मौजूद है तो हम इसका जो है वो पैसिव बना सकते हैं। चौथे नंबर पर लिखें जी। सर इसका ये बनेगा ना, बॉट है ना, पास्ट इंडेफिनेट है, तो पास्ट इंडेफिनेट में पैसिव में क्या करते हैं, वाज वर लगाते हैं। बुक हमारे पास सिंगुलर है तो अ बुक वाज बॉट बाय मी। चौथे नंबर पर लिखें जी, ही प्रेजेंटेड अ गिफ्ट। ही प्रेजेंटेड अ गिफ्ट। चौथी एग्जांपल, ही प्रेजेंटेड अ गिफ्ट टू द प्रेसिडेंट। टू द प्रेसिडेंट। अब इस जुमले के अंदर देखें, एक्शन एक परफॉर्म हो रहा है लेकिन दो चीज़ों के ऊपर परफॉर्म हो रहा है, दो चीज़ों के लिए। एक है ही प्रेजेंटेड, पेश करना। पहले क्या चीज़ पेश की जा रही है, गिफ्ट। आगे किसको पेश की जा रही है, प्रेसिडेंट को। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हमारे पास एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो ये इस तरह भी हो सकता है कि ही प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट अ गिफ्ट, ये इस तरह भी लिखा जा सकता है। लेकिन चूंकि इसके बाद एक ऑब्जेक्ट मौजूद है तो इसका पैसिव बन सकता है। इसका पैसिव क्या बनेगा? इसके पैसिव दो तीन तरीकों से बन सकते हैं जी, बनाएं ज़रा। शाबाश। सबसे पहले तो ही प्रेजेंटेड है ना, तो अ गिफ्ट वॉज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट बाय हिम। टू द प्रेसिडेंट अ गिफ्ट वॉज प्रेजेंटेड बाय हिम। इसका एक और भी, अगर आप टू ही खत्म कर दें तो द प्रेसिडेंट वॉज प्रेजेंटेड विद अ गिफ्ट बाय हिम, ये इस तरह भी बन सकते हैं। तो ये इसका, लेकिन बन जाते हैं क्योंकि ऑब्जेक्ट मौजूद है। कितनी होगी एग्जांपल्स हमारी? 4। पांचवें नंबर पे क्या है? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और उसके बाद एक कॉम्प्लीमेंट। चले लिखे जी, एक और सेंटेंस लिखें। शी कंसिडर्स हिम, शी कंसिडर्स हिम एन एनिमी। शी, हाँ जी, पांचवा सेंटेंस, शी कंसिडर्स हिम एन एनिमी। अब इसके अंदर देखें हमारे पास वर्ब है और उसके बाद एक ऑब्जेक्ट है जिसको कंसिडर किया जा रहा है, लेकिन एनिमी ऑब्जेक्ट नहीं है, वो उसके बारे में एक इंफॉर्मेशन है, कॉम्प्लीमेंट है। आप समझ आ रही है ना, कॉम्प्लीमेंट बेसिकली ऑब्जेक्ट नहीं होता, वो इंफॉर्मेशन होती है। चूंकि वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट मौजूद है तो इसका भी पैसिव बन सकता है। तो इसका पैसिव कैसे बनेगा? शाबाश। ही इज कंसिडर्ड एन एनिमी बाय हर। छठा क्या है? सब्जेक्ट, वर्ब और उसके बाद अजंक्ट है।
ये जो बेसिकली ये जो छठा है ना, इस वर्ब को हम कहते हैं स्टेटिव वर्ब। स्टेटिव वर्ब या इसे हम कहते हैं लिंकिंग वर्ब। ये एक ऐसा वर्ब होता है जो जुमले के अंदर फंक्शन नहीं परफॉर्म कर रहा, वो एक स्पेसिफिक स्टेट, किसी फैक्ट को बयान कर रहा है या दो फैक्ट्स को लिंक कर रहा है, इसलिए हम कहते हैं लिंकिंग वर्ब। दो चीज़ों को लिंक करता है, एक्शन परफॉर्म नहीं करता। जैसे कि ही इज़ ए बॉय, अब इसके अंदर इस जो वर्ब है ये फंक्शन तो नहीं परफॉर्म कर रहा, ये लिंक कर रहा है, एक स्टेट एक फैक्ट उसको शो कर रहा है। इसी तरह ही हैज़ 5 चिल्ड्रन, उसके 5 बच्चे। यहाँ पर हैज़ जो है ये एक्शन नहीं परफॉर्म कर रहा, ये स्टेटिव है, ये एक स्टेट एक कंडीशन दो फैक्ट्स को आपस में मिलाता है, उनको बताता है। शी बिलोंग्स टू अ रिच फैमिली, अब यहाँ पे बिलोंग्स जो है ये एक्शन नहीं परफॉर्म कर रहा है, ये रिच फैमिली और शी का आपस में जो लिंक है ये सिर्फ उस लिंक को एस्टेब्लिश कर रहे हैं। तो ऐसे जैसे आई एम अ बॉय, तो इसमें एम जो है अब ये फंक्शन तो नहीं परफॉर्म कर रहा, ये लिंक कर रहा है, एक स्टेट जो है उसे बता रहा है। तो ऐसे वर्ब्स जो लिंकिंग वर्ब होते हैं, जो स्टेटिव वर्ब होते हैं, उसके बाद बेसिकली एक एडजंक्ट जुड़ा होता है, कोई फ्रेज जुड़ी होती है, उसका भी फिर कोई पैसिव नहीं बन सकता। जैसे द बॉय इज प्लेइंग इन द गार्डन, द बॉय इज प्लेइंग इन द गार्डन, इसका क्या पैसिव बनेगा? क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट इन द गार्डन ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। इस वर्ब के बाद जब ऑब्जेक्ट मौजूद ही नहीं है तो इसमें हम कहेंगे कि ये बेसिकली एक्शन वर्ब नहीं है, ये लिंकिंग वर्ब है जो गार्डन और उसको लिंक कर रहा है, उसकी स्टेट को बता रहा है। 7वें नंबर पे है सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट और उसके बाद कोई एडजंक्ट। लिखें एक एग्जांपल, ही वेंट टू स्कूल, ही वेंट टू स्कूल इन हिज चाइल्डहुड। जी आ गया जी, ही वेंट टू स्कूल इन हिज चाइल्डहुड।